वो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि ज्ञान चाहिए तो गुरुकुल में जाइए। जी हाँ, और गुरुकुल क्यों? गुरुकुल एक खास जगह है जहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है उनसे जिनके पास डिग्री है, शिक्षा है, लेकिन सिर्फ डिग्री और शिक्षा नहीं, जिनके पास अनुभव है। जब डिग्री और शिक्षा एक तरफ हो और काम का अनुभव दूसरी तरफ हो, और जब ये दोनों मिले तो फिर वो बनते हैं गुरु। और इक्विटी गुरुकुल में हमने शेयर बाजार के ऐसे ही जाने माने गुरुओं से आपको मिलवाने की सोची है, जिनके ज्ञान और अनुभव से आप शेयर बाजार में अपनी यात्रा का आनंद उठा सके, वेल्थ बना सकें। तो आज हमारे साथ एक खास गुरु कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिनके पास है 30 सालों का गहरा अनुभव, 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स उनके म्यूचुअल फंड में है, और उतनी ही 3.5 लाख करोड़ और शायद उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी है। तो 7 लाख करोड़ रुपए मैनेज करने वाले ऐसे गुरु, ये तो उनका अनुभव। लेकिन ज्ञान, शिक्षा जो उन्होंने पाई है, सीए में वो रैंकिस्ट हैं और सीएफए भी, तो दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ऐसे इक्विटी गुरुकुल में गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज नवनीत मनोज साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इक्विटी गुरुकुल में। आज हम कोशिश करेंगे कि 30 साल में, 3 दशकों में आपने जो कुछ मार्केट में सीखा है उसे हम 30 मिनट में समेटने की कोशिश करें। काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, शायद आप आसान करेंगे। नहीं, और अनिल जी, बहुत एक तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने चालू किया ये। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा गुरु तो बाजार है। हाँ, ये तो बात बाजार सही। को कम से कम आपको एक ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है कंटिन्यूअस। यस। तो धीरे 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 सीख जाते हैं चलते चलते, और फिर आपके जैसे मित्र हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको देखते देखते सीखी है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि बाजार को टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है आपके साथ बाजार को नीचे की तरफ भी टाइम करना है कि हाँ अब लेने का वक्त आ गया है, और ऊपर की तरफ भी बेचने का वक्त आ गया है। जब मुझे याद है 5,000 के निफ्टी हुआ करता था, आपने मुझे बुलाकर इंटरव्यू दिया कि अब जोर से खरीदिए। और पिछले साल जनवरी फरवरी की बात है शायद, तब आपने कहा स्मॉल कैप मिड कैप में यूफोरिया हो गया, बेच कर निकल जाना चाहिए, सिर्फ लार्ज कैप में रहिए। ये ज्ञान, ये कहाँ से आया? कुछ कुछ ऐसे साइंस होते हैं, आपके आसपास के वातावरण में चीज़ें दिखती है। जब बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, कई बार अगर आपको जैसे अगर हम 2013 की बात करें, जब वो इंडिया का फ्रेजाइल 5, करेंसी पर प्रेशर था, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे थे, जो हमारे घरेलू निवेशक हैं वो भी पैसा निकाल रहे थे, आईपीओ मार्केट एकदम ठंडा है, म्यूचुअल फंड के फ्लोज नेगेटिव हैं, काफ़ी जब आपको एक ऐसा माहौल दिखता है और आप किसी से भी बात करेंगे तो लगेगा कि नहीं अभी तो निवेश नहीं करना चाहिए, तो वो जनरली ऐसा समय होता है जब निवेश करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं दैट यू हैव टू बी ए कॉन्ट्रेरियन। जब सब लोग ग्रीडी हैं तब आप फियरफुल बनो, जब सबको बहुत लग रहा है कि बहुत पैसा बनेगा तो थोड़े से फियरफुल बनो, जब बहुत लोग डरे हुए हैं तब थोड़े से आप अपनी ताकत दिखाओ। लास्ट ईयर बिल्कुल उल्टा था। जब शुरुआत में कोई भी आईपीओ हमको ऐसा लगता था कि 2000 करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए कंपनी की, कोई स्मॉल कैप की, और मालूम चला 2500-2700 पे आईपीओ हो गया, फिर 20% ऊपर खुल गया। कई ऐसी कंपनियां जो एनसीएलटी में जा रही हैं उनके भी शेयर रोज बढ़ रहे हैं, डबल और ट्रिपल हो गए थे। अरे जब डेट वाले को ही पैसा नहीं मिलेगा तो इक्विटी वाले के लिए क्या बचेगा। कई ऐसे साइंस होते हैं, और इतनी डिमांड आ रही थी हमारे स्मॉल कैप फंड के लिए कि उसको खोलो, आप पैसा ले इसके अंदर। तो कई ऐसे साइंस को जब आप पुट टुगेदर करते हैं तो दिख जाता है कि थोड़ा फ्रॉड बन रहा है या बहुत ही ज़्यादा निराशा का माहौल हो गया। और इतने सालों में इतने सारे साइकिल्स देखते देखते थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि यार थोड़ा तो फ्रॉड बन रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा समय अच्छा आ गया है लेने का। ये ज्ञान हमें कई बार जब आपसे इंटरव्यू करता हूँ मिलता रहता है। लेकिन एक जो बड़ी खास चीज़ आपके बारे में मैंने नोटिस की इतने सालों में, और स्टॉक को पकड़ने की, समझने की और इन्वेस्ट करने की जो आपकी क्षमता है, वो पैरामीटर्स पे आज मैं इक्विटी गुरुकुल में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आपकी तरह कैसे अच्छे स्टॉक्स पकड़े जाए। टाइमिंग मार्केट की अपनी जगह, अच्छी कंपनी और अच्छे शेयर दोनों में कुछ फर्क है, यदि है तो क्या? बिल्कुल, बिकॉज अच्छी कंपनी है अगर सबको पता है तो उसके वैल्यूएशन में भी वो चीज़ होगी। अगर सबको पता है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी कर रही है और प्राइस अगर अच्छा नहीं है। कभी डिफरेंस होता है, वैल्यू क्या है कंपनी की
और प्राइस क्या है। सब लोगों को भाव पता है, क्योंकि भाव तो आपके टिकर पर चल रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग उसकी कीमत क्या है बिजनेस की, उसको पहचानना मुश्किल है। दो तरह के निवेशक होते हैं, एक होता है जो ये सोचता है कि कोई मेरे से क्या भाव पर खरीद लेगा वापस, मैंने आज 200 रुपए में शेयर खरीदा तो कोई मेरे से 250 या 300 में खरीद लेगा। और एक निवेशक होता है जो उसकी अंदरूनी कीमत को पहचानता है उस कंपनी की। तो उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो अंदरूनी कीमत को पहचानना वो सबसे बड़ी ट्रिक है, और लंबे समय में बड़ा पैसा उसी में ही बनता है। जो मैं हमारी टीम काम करती है पूरी इतनी बड़ी सारी रिसर्च की, वो हमेशा इसी नज़रिए से देखते हैं कि एक कंपनी कहाँ जा सकती है लंबे समय में, और बहुत लंबे समय में जाकर के जो बाजार के उतार चढ़ाव होते हैं मैक्रो की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया, बाजार का टाइमिंग कर लेना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी कंपनी को पहचान लेना, उसको अच्छे वैल्यूएशन पर खरीद लेना और उसके साथ रहना बहुत लंबे समय और ये तक, अच्छी तभी बड़ा कंपनी पैसा बनता है। और ये अच्छी कंपनी अच्छे बिजनेस को पहचाने कैसे? तो अगर मैं सिंप्लीफाई कोशिश करूं कि 3 चीजें देखती होती है आपको आपको बिजनेस देखना होता है, मैनेजमेंट को देखना होता है, वैल्यूएशन को देखना होता है। तो अपन एक चीज की बात करते हैं। तो बिजनेस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लंबे समय में जो रिटर्न ऑन इक्विटी बन रही है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम होती है, क्योंकि इक्विटी में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम चाहिए। तो एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई आपकी मिला करके। उसके कंटिन्यूसली अगर कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है और कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका रिटर्न वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब वो बिजनेस अच्छा होगा। अभी अच्छा बिजनेस क्या होगा? जिसमें कोई ना कोई एक शब्द होता है कंपेटिटिव एडवांटेज है। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहे। और एक माइकल पोर्टर हुए, उन्होंने बहुत अच्छा एक बताया पोर्टर्स 5 फोर्सेस, जो मेरे को लगता है वो बाइबल है एकदम अच्छे बिजनेस को पहचानने की। 5 फोर्सेस कि हर बिजनेस में बायर्स के पास जो आपके जो खरीदार हैं उनकी बार्गेनिंग पावर आपसे ज़्यादा है या कम है? आपके जो सप्लायर हैं आपके जो और कंपेटिटिव इंटेंसिटी कितनी है बिजनेस में? अगर कोई अच्छा बिजनेस है लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, आपका रिटर्न नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपका एक ही सप्लायर है कोई प्रोडक्ट का जो आप बेच रहे हो आगे बना करके, अगर वो सप्लायर एक या दो है तो आप डिपेंडेंट हो उस पर। अगर आपका जैसे ही वो पैसा ज़्यादा बनते हुए दिखेगा तो वो अपना प्राइस बढ़ा देगा। आपके कंज्यूमर अगर कम है और आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो तो कंज्यूमर को पता है कि अगर आप ज़्यादा पैसा बना रहे हो तो वो प्राइसिंग में आपसे कर लेगा। क्या कोई नया प्रोडक्ट आ सकता है उस बिजनेस में जो आपको डिस्प्लेस कर दे? कि एसएमएस का पैसा बना रही थी टेलीकॉम कंपनीज, व्हाट्सएप आ गया तो फ्री में आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। Correct. और क्या कोई नया प्लेयर आ सकता है उस बिजनेस में तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देगा? तो आप कैसे एक बफेट की भाषा में मोट क्रिएट करते हो कि आपने जब किला बनाया तो उसके पास एक ऐसा पानी का वो एक बना दिया लेक कि कोई आ नहीं सके, वो मोट आप कैसे क्रिएट करते हो? और उसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। कुछ तो इनहेरेंटली कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें वो मोट क्रिएट होती है, चाहे आप ब्रांड के जरिए करो, आप पेटेंट के जरिए करो, आप इनोवेशन के जरिए करो। कुछ लोग कॉस्ट लीडर हैं, किस तरह से उनकी कॉस्ट हमेशा दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम रहती है। ये सब चीज़ों को समझना कि अच्छा बिजनेस है या नहीं है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस अच्छा है या नहीं ये अपनी जगह है, और खराब है तो पैसा लगाना ही नहीं है। हाँ। अच्छा है तो ही लगाना है। लेकिन अच्छा बिजनेस हो और प्रमोटर अच्छा ना हो तो तब क्या पैसा बन सकता है? पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रमोटर अच्छा है या नहीं ये कैसे पहचानना है? तो आज हम, अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया, 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक ये होते हैं कि ये शेयर कितने में बिक सकता है, तो उसमें तो कई सारी चीजें आप कर सकते हो। हम खाली आज ज्यादा बात वो करेंगे कि आपको शेयर लेके लंबे समय तक रखना है। तो क्या चीजें देखनी है इन्वेस्टमेंट कि अल्टीमेटली एक स्टॉक क्या होता है, उसमें इनकम की ग्रोथ कितनी है, उस ग्रोथ की लॉन्जेविटी कितनी है और उसकी कितनी सर्टेनिटी है। कोई भी एसेट क्लास हो, 4 ही चीजें होती है उसमें। और इक्विटी मार्केट में बिकॉज वहां पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इक्विटी इज अ परपेचुअल बॉन्ड विदाउट एनी कूपन। वो कूपन फिक्स नहीं है उसमें। तो आपको लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है कि कितना प्रॉफिट बनेगा, कितने साल तक बनेगा, कैसे वो प्रॉफिट ग्रो होगा और उसकी कितनी सर्टेनिटी है। तो मैनेजमेंट का जो रोल है, जैसे बफेट ने तो बोला है, शायद चार्ली मंगर ने भी बोला है कि बाय अ गुड बिजनेस इवन इफ इट इज रन बाय अ फूल बिकॉज वन डे अ फूल वुड बी रनिंग इट। मेरे को लगता है शायद भारत के संदर्भ में अगर मैं देखूं अपने अनुभव से तो वो शायद सही नहीं है। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप कई बिजनेसेस देख लीजिए, मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, लाइक कमोडिटी बिजनेस है सीमेंट। अभी सीमेंट का कट्टा तो एक ही जैसा है, वो सेम ही लाइमस्टोन है, सेम ही पावर है, वही ग्राहक है, ऐसा कोई उसमें ब्रांड का कुछ नहीं है।
पर आप, मैं तो ऐसे नाम ले रहा हूँ, आज कोई भी अगर हम शेयर के नाम ले रहे हैं तो एक उदाहरण के, जहाँ कोई शेयर की रिकमेंडेशन नहीं, हम कभी लेते भी नहीं है। पर आप देखिए एक श्री सीमेंट, उसने क्या वैल्यू क्रिएशन करा, और एक कोई दूसरी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो वही कोई सीमेंट में कंपनियां थी 30-35 साल पहले जब वो लगी। मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल हो सकता है। तो मैनेजमेंट, और आप बैंकिंग ले लीजिए, 25-30 साल पहले जब प्राइवेट सेक्टर, 20-25 साल पहले प्राइवेट सेक्टर खुले, तो एक HDFC बैंक था, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, जो तीसरे 3-4 को और लाइसेंस मिले, कहाँ चले गए। अब सेम बैंक है, RBI का रेगुलेशन वही है, मार्केट वही है, कस्टमर वही है, रेगुलेशन वही है, सब कुछ वही एनवायरनमेंट है, लेकिन कितना फर्क कर दिया। तो मैनेजमेंट का विजन, मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन एबिलिटी, मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन बहुत जरूरी चीज है। बड़ी गलतियां जो होती है मैनेजमेंट से, सही जगह पर कैपिटल एलोकेट नहीं करते हैं। किस समय पर आपको ग्रो करना है, किस बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे आपको इनोवेट करना है, कैसे नया प्रोडक्ट बनाना है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। M&A में लोग गलतियां कर जाते हैं, जब तेजी का माहौल होता है, आपने कुछ और ऐसा एक्विजिशन कर लिया, बाजार आपका साथ देता है। कैपिटल रेस करना, एक हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़े। बैंकिंग वगैरह अलग चीज़ है जहाँ पर आपको रेगुलर कैपिटल चाहिए। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रति, वो अपने लिए पैसा बना रहे हैं कि आपके लिए पैसा बना रहे हैं, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या वो पैशनेट है कि इनका भी पैसा बने, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ उनका रिलेशन और उनका कैसा। दूसरा, कई ऐसे मैनेजमेंट्स होते हैं जहाँ पर दे आर वेरी, क्या मैं एक लैंग्वेज में बोलूँ, एम्पायर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट रहता है, भारत में भी होता है। हमको फॉर्च्यून 100 में जाना है, हमको फॉर्च्यून 500 में जाना है, सब कुछ करना है, या हमको ये नंबर 3 बनना है, नंबर 1 बनना है, या हमको मतलब दिस फोकस्ड अबाउट टू मच अबाउट दैट रैंकिंग और अबाउट दैट द टॉप लाइन। इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए। अल्टीमेटली शेयर होल्डर का पैसा तो वहां से बनेगा, आपके साइज से अलोन तो बनेगा नहीं। तो वहां पर गलतियां हो जाती है बहुत जनों से। आप कई भी एक्विजिशंस देखोगे ज्यादातर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप वो साइज के बड़ा बनने के चक्कर में कर लेते हो। तो यहाँ बड़ा बनना चाहिए, भारत में तो बहुत ग्रोथ है हर क्षेत्र में, पर बड़ा बनने के साथ शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनना चाहिए, जमीन पे पैर रखते हुए आसमान में उड़ना है, ऐसा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा, अब तीसरा सवाल, तीसरा जो पॉइंट आपने कहा, बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में एक चीज है, जो शेयर हमें अच्छे लगते हैं वो बहुत महंगे, और जो सस्ते मिल रहे हैं उनके लिए किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो खराब है, लेना नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सो वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी हो, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, तो स्वाभाविक बात है कि सभी को पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, तो वो प्राइस में काफ़ी चीज़ें होएगी। पर कई बार ऐसा होता है बाजार शायद लॉन्जेविटी ऑफ दैट ग्रोथ को या लॉन्जेविटी ऑफ दैट बिजनेस को कभी कभी नेगलेक्ट कर जाता है। दूसरा, एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं कि कोई वैसे जैसे पी रेशियो लोग देखते हैं कि भाई प्राइस टू अर्निंग्स, कि 20 पी वाला सस्ता है और 40 पी वाला महंगा है, क्योंकि दूसरे कई सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको एक NBFC का उदाहरण देता हूँ जहाँ पर लोग प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यू करते हैं। अगर एक NBFC है जो 15% पर ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ 15%, और उसका प्राइस टू बुक है 2 टाइम्स का, सपोज बुक वैल्यू जो है उसके दुगना उसका भाव है। एक NBFC है जो 40% पर ग्रो हो रही है और प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है, अच्छी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड के साथ, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्रेडिट कॉस्ट आपको पता है ज़्यादा नहीं आएगी जो भी है, और उसमें आप 5 या 6 टाइम्स प्राइस टू बुक दे रहे हैं। 10 साल बाद वो 5 से 6 प्राइस टू बुक वाले में ज़्यादा पैसा बनेगा अगर 40% ग्रोथ आ गई तो, और यहाँ 15% आई तो शायद इसमें कम बनेगा। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। स्वतः ही अगर कोई प्राइस टू बुक वैल्यू कम है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कम है तो वो स्वाभाविक है कि अच्छा है, पर उसके साथ दूसरे पैरामीटर्स देखना भी जरूरी है। तो ये वैल्यूएशन वाला गेम है। अब एक चीज़ और है कि कौन से सेक्टर्स चुने जाएं जहां बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लाइमलाइट में है, सबको लगता है यही लेना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा होता है बड़े पीटे से सेक्टर होते हैं। अच्छा, उस सेक्टर में भी जो सबसे बढ़िया करने वाला शेयर है वो खरीदना है, या जो सबसे ठंडा है वो एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग वाली बात हो जाती है, उसको अपन एक साइड में रखते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि कोई सेक्टर जो बहुत ग्रोथ कर रहा है उसकी कंपनी भी बहुत अच्छा शेयर होल्डर को रिटर्न देगी।
मैं आपको एग्जांपल दूं टेलीकॉम सेक्टर का। 10-12 साल पहले इतनी अगर मैं आपको बोलता कि भाई 10-15 करोड़ मोबाइल फ़ोन से 100 करोड़ हो जाएंगे, डेटा मार्केट तो था ही नहीं, इतना बड़ा हो जाएगा। और उस समय पर मुझे याद है 35-40% EBITDA मार्जिन होते थे उनके, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द रेवेन्यूज़, वो मार्जिन। तो आप सोचोगे कि यार सब घर बेच के यही शेयर ले लो, लेकिन आप वो जाइए पहले वाली बात पर, वो माइकल पोर्टर वाली, उसमें गवर्नमेंट ने पैसे बना लिए, सप्लायर्स के शायद बन गए हो, कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो गया हो नीचे, बिकॉज कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई, 2-3 प्लेयर से 12 प्लेयर हो गए, धीरे धीरे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो गई और शेयर के और उनके पैसे ही नहीं बने। नया कॉम्पिटिटर आ गया, जो मैंने बात करी, न्यू प्रोडक्ट और न्यू कॉम्पिटिशन कुड कम, तो उसमें उनके पैसे नहीं बने। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो उसके शेयर होल्डर्स को भी वो रिटर्न मिले, इसीलिए वो फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कमोडिटीज़ वाले हो गए, मेटल्स कंपनीज हो गए, तो उनके एक साइकिल्स होते हैं। एक अच्छा साइकिल आता है जब इकोनॉमीज अच्छा करती है, ग्लोबल इकोनॉमीज अच्छा करती है, मेटल प्राइजेज ऊपर हैं, नीचे वापस जब प्राइजेज नीचे होते हैं, तो कई बार मार्केट गलती भी कर देता है। जब अच्छा रिटर्न आ रहा है उसके साथ वैल्यूएशन भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट उसको एक्स्ट्रापोलेट करता है, अगले 5 साल ऐसा ही रहेगा। तो वो आप थोड़ा सा टाइम कर सकते हो, बट स्ट्रक्चरली अगर लंबे समय के लिए देखना है तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूरी है कि भाई सेक्टर अच्छा करे, आपका पॉजिटिव व्यू होना चाहिए, पर उसके अंदर क्या वो कंपनी का पैसा बनेगा और क्या वो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देगी। अगर उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए कंटिन्यूसली तो फ़ायदा नहीं होगा, कैश फ्लोज अगर नहीं बन रहे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें देखना जरूरी होता है। और उसमें गलती क्या होती है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ 90s का। अगर आपको याद होएगा अनिल जी, जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और उसमें थे, वो एक दौर चला जब बहुत सारी वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के IPO आ रहे हैं। एक दौर चला जब वो ग्रेनाइट और मार्बल कंपनियों के आ रहे हैं, अरे इनको तो फ्री में पत्थर मिल रहा है और एक्सपोर्ट से इतना पैसा कमाएंगे। एक दौर चला जब हर कंपनी ने अपना नाम ही चेंज कर दिया, IT सर्विसेज कर दिया, तो कुछ भी चल रहा है। वो जनरली थोड़ा सा एक साइन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कई बार मैं एक बात करता हूँ, लोग बाग देखते हैं बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, प्रॉफिट साइकिल, मतलब कैपिटल साइकिल देखना जरूरी है। अच्छा, ज्यादा कैपिटल कहाँ किसको चेस कर रही है, तो कुछ तो वहां पे फ्रॉथ बन जाएगी। सबको टेलीकॉम में जाना है, सबको पावर कंपनी लगानी है, सबको सीमेंट कंपनी लगानी है। जब ऐसा कुछ होता है सबको रियल एस्टेट में ही जाना है। अभी जैसे पिछले साल की बात है, कई कंपनियां जिनका कोई लेना देना ही नहीं है NBFC फील्ड से, फाइनेंशियल सर्विस से, सबको ऐसा लगा है तो बहुत अच्छा सेक्टर है, मैं कहीं से एक CEO हायर कर दो और NBFC चालू कर दो। ऐसे नहीं होता है। तो वो क्लासिक साइन था कि कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी। आपने कंपनी के बारे में बताया कि स्टॉक आपको चूज करना है तो क्या 3 तरीके हैं, सेक्टर का आपने बताया। अब मैं थोड़े से ना बाजार के बड़े डायरेक्शन पर आता हूँ। जो आमतौर पर छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारा शो देख रहे हैं, उन्हें ये बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से टेंशन होती है कि रोज ऊपर नीचे होने में, तो और आमतौर पर ऊपर नीचे होने की वजह या तो ग्लोबल है या लोकल कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ या इस तरह की चीज़ों के। तो आप कैसे इनको सलाह देंगे, कैसे इन चीज़ों से बचकर रहे? ये बचना आसान है क्या? हाँ, सब 3 चीज़ों से बचना चाहिए इन्वेस्टर्स को। एक होता है पीयर प्रेशर। आपको आजू बाजू वाले लग रहे हैं, अरे चाचा जी ने शेयर खरीदा और ये इतना चल गया, या इसने इतना खरीदा, दोस्त ने या मेरे कलीग ने खरीदा और ऐसा चल गया। जब ऐसा बाजार होता है, पीयर प्रेशर नहीं, अपने को अपना गोल पता है, अपने को अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता है, भाई मेरे को ये बिजनेस समझता है, मेरे को ये कंपनी समझती है, मेरे को इतने से ही शेयर रखने और मेरे को इस तरह से अपनी वेल्थ बनानी है। पीयर के प्रेशर में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एक हो जाती है जो नॉइस क्रिएट होती है। आज तो मीडिया के अलावा भी व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर आ गया, आपको किधर की न्यूज़ आ रही है, कुछ तो ट्रेड वॉर हो गया, इधर ये हो गया, अभी जैसे ये चल रहा है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उससे कई बार हमें एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तीसरा, कई हमारे इनहेरेंट बिहेवियरल बायसेस होते हैं। कई बार एक छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, अरे यार ये तो 200 में खरीदा था, 200 के ऊपर आएगा तो बेचेंगे। आपको आज की वैल्यू देखनी है उस कंपनी की, आज वो सही है कि नहीं है। कई बार ऐसा रिसेंसी कि यार अभी अच्छा किया है कोई सेक्टर या कोई स्टॉक अच्छा कर रहा है तो कंटिन्यूस करता रहेगा, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन है जो वो एक हर चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर देता है, तो वो रिसेंसी बायस हो जाता है, एक बैंडवैगन इफेक्ट। कई सारे बिहेवियरल बायसेस हैं, आजकल तो बहुत लिटरेचर उपलब्ध है, लोग देख सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से बचा जाए और अगर लॉन्ग टर्म पर अगर अपनी नज़र रखी जाए कि अच्छी कंपनी खरीदी है, अच्छा मैनेजमेंट है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है और उसको शेयर को रखा जाए।
तो लेकिन जो कनेक्शन पर आपने जो बोला ना को चाहे भी जैसे भी ये सारी चल रही है, धरने चल रहे हैं, क्या भी जो प्रदर्शन चल रहे हैं, वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। मैं अर्ली 80s में बहुत छोटा था, तब से मैंने ऐसे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट मेरा जनरेट हुआ। मैं आपको 84 से 94 की बात बताता हूँ। करीब 300-400 सेंसेक्स से 4000 सेंसेक्स देखा मैंने वो 10 साल के अंदर। उस 10 साल के पीरियड में भारत में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अभी जैसे हम जो ये सब प्रदर्शन वगैरह देख रहे हैं, उस समय में मैंने वो मंडल कमीशन के आसपास जो माहौल था, वो फोर्स का वो करप्शन केस इतना बड़ा हो गया। उस समय पर पंजाब में वो खालिस्तान वाली प्रॉब्लम थी, मिजोरम में थी, कश्मीर प्रॉब्लम थी। हमने 91 में हमारा सोना गिरवी रखा। 89 में वो जो एक सरकार वीपी सिंह की एक बहुत ही जिसके पास मेजोरिटी भी नहीं थी, वो सरकार आ गई। 91 में जब यशवंत सिन्हा और वो अपने चंद्रशेखर वाली सरकार आई, जिनके पास 40 सीट भी नहीं थी, और 92 में और 91 में तो हमने हमारा सोना गिरवी रखा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और मैं आपको कई सारी ग्लोबल प्रॉब्लम भी गिना सकता हूँ। लेकिन मेरे को ध्यान है कि वो 10 साल के पीरियड में सेंसेक्स 400 से 4000 चला गया, और हमने सारी चीजें ये देखी हुई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखते रहते हैं, अगर अच्छा शेयर खरीदा है तो वो अच्छा करेगा। ये सारी चीजें कई बार मौका दे देती है अच्छा डे टू डे नॉइज से कि आप ये ध्यान रखो कि आपके पास जो शेयर पड़ा है, कि आज अगर कोई ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है कि आज ये ट्रेड वॉर हो गया है, आज के ऑयल के दाम $10 बढ़ गए, या आज कुछ और हो गया, उससे इस कंपनी के लंबे समय के प्रदर्शन पर कुछ इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। बुल मार्केट और बेयर मार्केट के संकेत मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही अपन ने डिस्कस किया, थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है। किसी ने एक बार, आई थिंक शायद टेम्पल्टन ने बोला था, जॉन एस टेम्पल्टन ने, कि अगर 10 इंजीनियर बोलते हैं कि ये बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए, तो उसी तरह से बननी चाहिए, वही सही तरीका है। वही सही तरीका। अगर 10 डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, तो वही इलाज है। लेकिन अगर 10 एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पर उल्टा है। मतलब कई सारे जो इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल है वो अपने यहाँ काम ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है। आज आपको बोले कि यहाँ पर अभी जीन्स की सेल चल रही है या जूते की सेल चल रही है, तो सस्ते हो गए तो आप एक ही जगह 2 खरीद लो, और महंगे होते हैं तो आप थोड़ा कट कर दो। अभी पनियन के प्राइजेस ज़्यादा तो शायद कम खरीदे। शेयर बाजार में तो बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे सस्ता होता है लोग बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे महंगा होता है और लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सो थोड़ा सा वो एक अगर अपन ध्यान रखें, ऐसे साइंस को देखते रहें, तो थोड़ा बहुत दिख जाता है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ नवनीत जी, आपका ये पूरा मैक्रो और माइक्रो यानी कि पूरा बाजार का, इकोनॉमी का और साथ ही स्टॉक सिलेक्शन का अनुभव आज हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगा। इक्विटी गुरुकुल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे इक्विटी गुरुकुल में नवनीत मनोज साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अच्छे बिजनेस, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनियां चुननी है, और बाजार के उतार चढ़ाव से हटकर किस तरह से लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको निवेश करना है। इक्विटी गुरुकुल में इतना ही। नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किनसे बचना चाहिए। क्या करें? जोखिम के मुताबिक ही सौदे करें। ब्रोकर के साथ रजिस्टर करने से पहले सारी जानकारी हासिल करें। अचानक से बड़ी तेजी दिखाने वाले शेयरों में सावधान रहें। क्या ना करें? कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से मीडिया पर निर्भर ना रहें। किसी दूसरे निवेशक की रणनीति को अपनाने की कोशिश ना करें। लेन देन से जुड़े सारे कागजात अपने पास जरूर रखें।